जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे भारत की जनगणना यानी स्टैटिक जीके की है, जो कि 2-3 दिनों से स्टैटिक जीके की क्लास नहीं हो रही थी। तो अब से क्लास स्टैटिक जीके की भी चलेगी। तो देखो, आज हम देखेंगे भारत की जनगणना, जो कि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एक से एक आध क्वेश्चन बन ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। जरूरी नहीं कि एसएससी जीडी की हो। एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो, सीएचएल हो, या यूपी पुलिस हो, या रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये भारत की जनगणना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं जनगणना यानी इंडियन सेंसस, द सेंसस ऑफ इंडिया। तो देखो, जनगणना का परिचय। जनगणना होता है क्या? तो जनगणना क्या है? व्हाट इज सेंसस? देखो, जनगणना किसी भी देश या क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों या जनसांख्यिकीय को, यानी जो डेमोग्राफिक्स, जो आर्थिक और सामाजिक डेटा को एकत्रित करने यानी संकलित करने का, प्रकाशित करने के लिए एक व्यक्ति होती है। यानी देखो, जनगणना मुख्य रूप से ये होता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं, उसका एक मोटा मोटी अनुमान लगाना है कि हाँ, हमारे देश पे इतने लोग हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे अगर 5 लोग हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके घर पे 5 लोग हैं, तो अगर खाना बनाइएगा तो कितने लोगों को बना दीजिएगा? पता चला आप 1 लोगों का खाना बनाया और आपके घर में है 5 लोग, तो 4 लोग भूखा रह जाएंगे। या आपके घर में 5 लोग हैं और आप खाना बना दीजिएगा 20 लोग का, तो खाना तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो इसी कारण जनगणना किया जाता है, यानी एक एवरेज निकाला जाता है कि हाँ, हमारे देश में इतने लोग हैं। तो इसी तरीके से मोटा मोटी आप समझ गए होंगे तो सही है। नहीं समझे तो आप इसे थ्योरी पढ़ के समझ जाइएगा। तो देखो, संवैधानिक स्थिति जनगणना की। तो संवैधानिक स्थिति में क्या आ जाता है, वो भी देख लेते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 246 में, यानी आर्टिकल 246 के, भारत के संविधान के अनुसार जनगणना संघ एवं विषय यानी यूनियन सब्जेक्ट है। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 246 में। और यह 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 के अंतर्गत आता है। कितने? तो यहाँ ये बन जाए कि जनगणना संविधान यानी संवैधानिक स्थिति के किस अनुसूची क्रम में कितने संख्या में आता है, तो वो कहते हैं तो 16 है। तो जब मैं स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करूँगा ना, तो उसमें ये सब लाऊंगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा सारा। और जनगणना कार्य यानी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। और यह महापंजीकी या जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन द्वारा की जाती है। तो देखो, अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। तो ये इंग्लिश में है, तो ये इंग्लिश वालों आप पीडीएफ लेकर एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और देखो, भारत में जनगणना का इतिहास। तो भारत में जनगणना का इतिहास प्राचीन काल से मिलता है, यानी जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी जो मौर्य साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य जी, जिनको चाणक्य बोला जाता है, उनका जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें भी मिला है। लेकिन हमें आधुनिक जनगणना के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है, यानी आधुनिक जनगणना का विवरण। देखो, पहली जनगणना, तो आप इसे याद कर लेना। बस 3-4 पॉइंट है जिसको मैं बोलूँगा, आप उसी को रट लीजिएगा और ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं रटना है। तो पहली जनगणना कब होती है? तो 1872 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो द्वारा होती है पहली जनगणना 1872 में। आप एक ये याद कर लीजिए। और दूसरी होती है पहली यानी समकालीन जनगणना। कब होती है? तो 1881 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन द्वारा। ये आप याद कर लीजिए। और ये जनगणना का अंतराल, यानी ये 10 वर्ष में होता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि जनगणना 10 वर्ष में होता है। और क्वेश्चन ये बने कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो 1951 में हुई, यानी संविधान लागू होने के बाद 1951 में भारत की यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। महान विभाजक वर्ष यानी 1921, यानी इस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। कौन सी? 1921 में। और 19 में देखो, हमें पढ़ना है यहाँ। बस ये आप 3-4 फैक्ट है कि ये लॉर्ड रिपन और ऊपर लॉर्ड मेयो, और प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। भारत की स्वतंत्र जनगणना यानी 1951 में होती है। ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए और इसको आप स्किप करिए। और फिर हमें पढ़ना है 2011 का जनगणना, क्योंकि इससे पहले 2011 की जनगणना है और इसी को हमको अच्छे से देखना है। बाकी इससे पहले का देखने का ज़रूरत नहीं है। और देखो, 2011 का जनगणना हुआ था ना, तो कम से कम हज़ारों पेज का मोटा-मोटी फ़ाइल बना होगा। तो हमें उन हज़ारों पेज को नहीं पढ़ना है, हमें उनमें से 2 से 3 ही पेज पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट से हो, बाकी उतना थ्योरी कौन पढ़ेगा। तो हम 2011 की जनगणना देखेंगे। और दूसरा जनगणना 2021 में होने वाला था, ये जो 10 वर्ष में होता है, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में नहीं होता।
2025 में होने का हुआ था, पर 2025 में इलेक्शन आ जाता है जिसके कारण 2027 में कर दिया गया है, यानी 2011 के बाद 2027 में अगला जनगणना होने वाला है। जो कि ये पहली आधुनिक जनगणना होगी, यानी लैपटॉप से होगी। बाकी पहले कॉपी कलम से हुआ करती थी, लेकिन यहाँ अभी सारा डाटा लैपटॉप में होगा, आपके घर पे आएंगे कर्मचारी, वो लैपटॉप में सारा डाटा लिखेंगे और जाएंगे। तो अब हम देखते हैं 2011 का जनगणना। 2011 का जनगणना 15वीं जनगणना थी। कितनी जनगणना? 15वीं। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, यानी आज भारत को आज़ाद होने के बाद यह 7वीं जनगणना थी। और नारा क्या था? तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नारा को ये याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो क्वेश्चन यहाँ आपको ये देगा, हमारा भविष्य हमारी जनगणना, यह जनगणना हमारी, यह भविष्य हमारा। तो घुमा के दे देगा, तो आपको सही टिक इस तरीके से लगाना है। क्वेश्चन ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य, नारा ये था, थीम। तो आपको इसको अच्छे से याद करना, दिमाग में रट रट लेना है। बाकी मैं इसको 3 से 4 बार क्वेश्चन करवाऊंगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर यहाँ उल्टा क्वेश्चन देता है, मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख चुका हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसे करवा नहीं सकता, हाँ, जिसके कारण नहीं बता सकता। जो ऑप्शन चारों था, चारों सेम था। पहला था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अब भविष्य हमारा, जनगणना हमारा, जनगणना हमारी भविष्य, उल्टा पुल्टा दे देता रहता है। यही चारों चारों शब्द यही रहते हैं, बाकी घुमा उल्टा पुल्टा दे देता है, जिसके कारण आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में देख लीजिए, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी OCOF OCOF। 3 से 4 बार इसको रट लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज होइएगा जरूर। और देखो जनगणना आयुक्त मतलब किनके द्वारा जनगणना होता है? तो सी चंद्रमौली, यानी ये इनका नाम आप ध्यान रख लीजिए, सी चंद्रमौली के द्वारा होती है। कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या थी 121.08 करोड़। तो देखो इतना, यानी 1.21 बिलियन हमारी भारत की है, जो कि विश्व की जनसंख्या यानी भारत की हिस्सा 17.5% था। तो ये भी आपको याद रखना। देखो मैं सिर्फ पॉइंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये सब आपको याद करना ही करना है। क्वेश्चन अगर जनगणना से बनना रहा तो यहीं से बनेगा, और कहीं से नहीं बनेगा। तो मैं इतना चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्वेश्चन यहीं से बनता है। बाकी 1000 पेज का पढ़ना है तो उतना 1000 पेज कहाँ से पूछेगा, उतना कौन पढ़ाता है? तो आप यही याद रखिएगा। देखो जनगणना के आंकड़े देखते हैं, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो कैटेगरी देखेंगे यानी राज्य देखेंगे, और इधर देखेंगे हाईएस्ट और न्यूनतम। तो देखो राज्य, पहला राज्य उत्तर प्रदेश यानी सबसे अधिक में था, और सिक्किम यानी सबसे कम वाला पॉपुलेशन वाला राज्य था सिक्किम, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। और यूनियन टेरेटरी की बात करें तो यानी केंद्र प्रशासित देश, तो सबसे ज़्यादा थी दिल्ली, और सबसे कम लक्षद्वीप। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी परिभाषा, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की औसत संख्या। तो भारत का कुल घनत्व कितना? तो 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतने किलोमीटर स्क्वायर पे व्यक्ति थे। और देखो इसकी क्षेत्रफल घनत्व की बात करें तो राज्य यानी बिहार में कितने हाईएस्ट डेंसिटी थी? तो 1106, यानी 11,006। और न्यूनतम यानी कम तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सिर्फ 17 ही डेंसिटी थी। और यूटी की बात करें तो दिल्ली, और कम की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार। और देखो साक्षरता दर, यानी साक्षरता दर उसे बोलते हैं जो पढ़ा लिखा हो, जिससे आप हो गए और हम हो गए, ये हम पढ़े लिखे हो गए। बाकी साक्षरता दर कितने वर्ष को माना जाएगा? तो 7 वर्ष या उससे अधिक अधिक वायु व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ना लिखना जाने। तो साक्षरता दर उसे बोलते हैं जो किसी भी शब्द को या हिंदी इंग्लिश किसी को भी पढ़ना लिखना जान जाए, उसे कहते हैं। और 7 वर्ष के ऊपर को, यानी 7 वर्ष का नीचे का बच्चा है और वो लिखना पढ़ता जान गया, तो उसे साक्षरता दर में गिनती नहीं किया जाएगा। 7 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को जो पढ़ लिख सके, उसे साक्षर बोला जाता है। तो वहाँ हमारा साक्षरता दर में आते हैं। तो देखो भारत की कुल साक्षरता कितनी? तो ये आपको याद रखना है, 74.04। तो ये जो लास्ट में है ना 0 परसेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये देते 74.4, 74.6, 74.0.5, 74.0.6। तो ये लास्ट वाला भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बने हैं। यानी भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये परसेंट यहाँ ये सेम रहता है, बाकी लास्ट वाला ये डिजिट सेम करता है एग्जामिनर आपको प्रदान करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
अब पुरुष की बात करें तो पुरुष की 42.14%। तो ये लास्ट वाला ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूजन आपको इसी में कर देगा। अब महिला की बात करें तो महिला की 65.40%, जो कि अवरिक जनगणना होगी जो 2027 वाली। अब मुझे लगता है कि पुरुष और महिला की दोनों की इक्वल मिलेगी, यानी बराबर। और देखो राज्य की तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है तो केरल, यानी केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है भारत का। और सबसे कम पढ़ा लिखा तो बिहार, यानी यहाँ साक्षरता दर 61.8% है, यानी और केरल सबसे ज़्यादा 94%। तो क्वेश्चन ये बने सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता दर वाली मतलब भारत में कौन सी राज्य है तो वो केरल, यानी केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं। और केंद्र प्रशासित देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में आ जाता है, और सबसे कम तो दादरा नगर हवेली, यानी ये जो गुजरात में है, दादरा नगर हवेली। और अब देखेंगे लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो 2019 के अनुसार। तो देखो प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, इसे कहते हैं लिंगानुपात। और यानी 1000 पुरुष में महिला कितनी है उसे। तो भारत की कुल लिंगानुपात यानी 943, यानी 1000 पुरुष में इतना महिला। और बाल लिंगानुपात यानी 6 वर्ष की आयु में तो 9, यानी 1000 पुरुष में महिला कितनी, यानी 919। तो ये भी पॉइंट है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा थ्योरी मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ याद करने वाला करा रहा हूँ। और साक्षरता दर यानी हाईएस्ट या न्यूनतम की बात करें तो सबसे ज़्यादा हो जाता है केरल में, यानी 1084। और सबसे कम हरियाणा जो कि 879। सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में, तो यूनियन टेरिटरी में आ जाता है पुडुचेरी। और सबसे कम है दमन और दीव जो गुजरात में है। ये देखो शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि। तो शहरी जनसंख्या यानी अर्बन यानी 31.2 इतनी शहर में जनसंख्या बढ़ती है। और जो ग्रामीण जनसंख्या ये कितनी बढ़ती तो 68.8, ये गांव देहात में जनसंख्या बढ़ती है। और 10 की वृद्धि यानी 10 साल की वृद्धि के दर पे देखें तो 2001 से 2011 तक 17.7% जनसंख्या बढ़ती है, जो कि इसे 2011 से पहले 2001 में जनगणना हुई थी। और ये 10 साल का अनुमान लगाया गया, जो 2001 में मान लो 100 थी, तो 2011 में 117.7% हो गई, यानी 17.7% बढ़ी। और राज्य स्टेट इसमें बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर तो मेघालय, यानी यहाँ 27.9% बढ़ा। और न्यूनतम दर बात करें तो नागालैंड, यहाँ -0.6, यानी यहाँ कार कम होगी 0.6%, जनसंख्या कम हो जाता है, जो कि वृद्धि वाला एकमात्र राज्य था ये। और सर्वाधिक शहर की बात करें तो गोवा आ जाता है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो हिमाचल प्रदेश। अब देखो धार्मिक जनसंख्या, अब देखो धार्मिक 2011 के अनुसार अब देखते कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा है, तो वो भी हम देख लेते, तो ये भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो धर्म इधर परसेंटेज, तो देखो सबसे ज़्यादा इंडिया में हिंदू धर्म है, ये कितना है तो 79.8%। और मुस्लिम कितने हो गया तो मुस्लिम हो गया 14.2%। इसके बाद आ जाता है ईसाई जो 2.3% है। तो ये पूरा चार्ट है, इसको आप टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से लेकर एक बार पढ़ लेना। और फिर आता है सिख जो 1.7% था। फिर आता है बौद्ध जो 0.7% था। फिर आता है जैन जो 0.4%, यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म को मानने वाला है। और सबसे ज़्यादा है किसकी, हिंदू। उसके बाद आता है मुसलमान, उसके बाद ईसाई, उसके बाद सिख, बौद्ध, फिर जैन। अब भाषा आधारित डेटा देखते हैं यानी लैंग्वेज बेस पे। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है तो हिंदी। हिंदी मतलब भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और इसकी कितनी परसेंट तो 43.63%। तो ये लास्ट में जो 63 होता है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है तो वो बंगाली है, यानी बंगाल की जो है। और तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो मराठी है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी, तो ये ध्यान में रखिए। और बंगाली मराठी जो तीसरी में आती है। तो ये हो जाता है कंप्लीट। अब महत्वपूर्ण वन लाइनर यानी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है तो ये जिला पूछा है। देखो ये मैं कराया था, स्टेट कराया था, और यहाँ जिला
क्वेश्चन दे दिया। तो इसी तरीके से भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ठाणे जो महाराष्ट्र में है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? तो वो दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है 7% साक्षरता वाला पहला जिला कौन-सा है? यानी केरल में है जो कौन-सा नाम है? एर्नाकुलम। और देखो महान विभाजक वर्ष यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी 1921 में जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी। यानी ऊपर ही मैं हेडिंग में ही बताया था कि 1921 में साक्षरता दर कम होती है। लघु विभाजक वर्ष यानी स्मॉल डिवाइड तो 1951 में। और जनगणना अधिनियम कब प्रेरित हुआ? तो 1949 में प्रेरित हुआ था। और फिर आता है एसएससी के अन्य परीक्षाओं के लिए रिवीजन, क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। तो देखो यहाँ है मानक और भारत का डेटा और शीर्ष राज्य यानी सबसे टॉप में राज्य और बॉटम स्टेट यानी निम्न राज्य। तो कुल जनसंख्या यानी 1.21.08 करोड़। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। लिंगानुपात तो लिंगानुपात होता जाता 4 943। सबसे ज़्यादा केरल और हरियाणा। और साक्षरता दर की बात करें तो 74.04%। सबसे ज़्यादा केरल, सबसे कम बिहार। फिर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382। सबसे ज़्यादा बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अभिवृद्धि दर बात करें तो 17.7% बढ़ता है। सबसे ज़्यादा मेघालय में बढ़ता है और सबसे कम नागालैंड में बढ़ता है। और आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ट्रैप देख लेते हैं। तो ट्रैप एक है यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चन में फंसाएगा। तो अक्सर छात्र दिल्ली के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य मान लेते हैं जबकि वह यूटी है। राज्य में बिहार प्रथम है यानी जनसंख्या वाले सबसे ज़्यादा बिहार है। और दिल्ली क्या है? वो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो क्वेश्चन आपको ये ट्रैप है। ये कराने का बस यही मकसद है कि आपको समझे कि हाँ एग्जामिनर आपको किस तरीके से फंसाएगा। ट्रैप की टू क्या है? तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर ऋणात्मक यानी 0.62% रही है। यह एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है। कौन सी ये वाली? तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। फिर आता है तीसरा, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट बेसिस सेंसस कब हुई? तो 1931 में हुई थी। शिक्षा का सुझाव भी देख लेते हैं जो कि ये अन्य एग्जाम के लिए यानी आपको बेसिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 2011 की जनगणना से डेटा अब भी पूछा जा रहा है क्योंकि 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी। इसलिए ऊपर दिया गया डेटा आपकी आगामी 2024-25 की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये जो ये 2011 की जनगणना है ना, ये आपको 2027 लास्ट तक यानी 2027 की जब तक अगला जनगणना नहीं होता तब तक आपको यही 2011 ही की जनगणना पढ़ना पड़ेगा। तो आज का लेसन यहीं कंप्लीट होता है यानी सेंसस ऑफ इंडिया कंप्लीट हो चुका है। और इससे बाहर नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अगर पूछना रहा इस टॉपिक से तो इतना ही में पूछेगा। तो टेलीग्राम का पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना क्योंकि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कराया हूँ। जैसे ये सब हो गया और ये सब हो गया तो अच्छा रहेगा रिवीजन करने में। और बाकी इससे 1-2 अलग क्वेश्चन जिस तरीक़ा से बनता है तो वो भी मैं प्रैक्टिस सेट में करवा दूँगा। और प्रैक्टिस सेट आप लोग पूरा करना। और यहाँ तक कितने लोग अभी तक जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।